वेलकम नीट फाइट सिंकी में आप सभी का स्वागत है। हम बात करने जा रहे हैं UFC 312 की। ये UFC 312 का हिंदी प्रेडिक्शन और एनालिसिस वीडियो है। सबसे पहले आप टाइम नोट कर लीजिए, ये सुबह 8:30 बजे से आएगी। और अगर आपको प्रीलिम्स देखना है तो कोई ना कोई फर्जी तरीका आपको जुगाड़ करना होगा, क्योंकि ईमानदारी से तो ये आपको देखने नहीं देंगे। और क्योंकि ये फाइट सऊदी अरेबिया में नहीं हो रही है, इसलिए फर्जी तरीके थोड़े आसान होंगे। हम इस इवेंट के को-मेन इवेंट और मेन इवेंट की बात करेंगे। बाकी सारी फाइट्स में मेरा इतना ज़्यादा इंटरेस्ट है नहीं। हाँ, बट आगे बढ़ के पहले हम फाइट के बारे में बात करें उससे पहले मैं आपसे बताना चाहूँगा कि कल के वीडियो के बाद कुछ लोगों के बहुत एक्सट्रीमली पॉजिटिव और एक्सट्रीमली नेगेटिव रिएक्शन आए हैं। उनके बारे में मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लोग जो है ना, जो भी मुझसे नफरत करते हैं या मोहब्बत करते हैं एक्स्ट्रा वाली, वो आप एंड तक रुकिए। राइट, इन दोनों फाइट्स के बारे में हम पहले बात करते हैं क्योंकि अपना मेन काम है। इसके बाद मैं आप लोगों से बात करूँगा उस बारे में। ठीक, सबसे पहले हम जिस फाइट के बारे में बात करने जा रहे हैं, वैसे सुबह 8:30 बजे से आने वाली ये फाइट, अगर किसी को ना पता हो तो। अगर हम जिस फाइट के बारे में बात करने जा रहे हैं वो फाइट है वेली वर्सेस सॉरेस की। जैंग वेली वर्सेस तातियाना सॉरेस की। ऐसा कभी कभी होता है मेरे दोस्तों कि चैंपियन अंडरडॉग होता है और चैलेंजर फेवरेट। इस फाइट के बारे में भी कुछ ऐसा ही माना जा रहा है। सबसे पहले वेली के बारे में बात कर लेते हैं। वेली के बारे में मेरा ओपिनियन ये है, शायद आप अग्री करें या ना करें, मेरा मानना है कि जांग वेली इस डिवीजन की गोट है। वो योआना से बेहतर फाइटर है, योआना को हरा चुकी है और रोज को भी हरा चुकी है। अगर आप सही से फाइट देखने की कोशिश करें तो ओवरऑल वो रोज से भी बेहतर है और योआना से भी बेहतर है। बट इस फाइट में ना रोज फाइट कर रही है ना योआना फाइट कर रही है, इस फाइट में तातियाना फाइट कर रही है। तो हमें ये सवाल पूछना होगा, क्या वो तातियाना से बेहतर है? चलो तातियाना के बारे में बात कर लेते हैं। कि कई लोग आपको कहते हुए मिलेंगे कि अगर तातियाना सोरेज की इंजरीज नहीं हुई होती तो वो अभी तक चैंपियन होती। तो मैं भी अगर वैसा कहूँ तो ये बेगुही वाली बात होगी, क्योंकि इस तरीके से स्पेकुलेट तो हम नहीं कर सकते। बट अगर आप मुझसे ये पूछें कि क्या तातियाना सोरेज चैंपियनशिप टाइटल डिजर्व करती, तो मैं कहूँगा हाँ। क्या तातियाना सोरेज को आज से 3 साल पहले भी टाइटल शॉट मिल गया होता तो वो जीतती? तो मैं कहूँगा हाँ, वो जीतती। अगर आप मुझसे पूछें कि क्या तातियाना सोरेज ऐसी फाइटर है कि जिसकी ज़िंदगी में अगर इंजरी नहीं आती तो वो अभी तक 2-3 बार टाइटल डिफेंड कर चुकी होती, तो मैं कहूँगा कि हाँ, वो कैपेबिलिटी तो है उसमें। और ग्राउंड पे मैंने आज तक किसी और फाइटर को इतना डोमिनेटिंग नहीं देखा है जितना तातियाना सोरेज को देखा है। तातियाना सोरेज भी जेक शिल्ड्स वाले रेसलिंग कैंप से निकलती है। वैसे जेक शिल्ड्स का कोई रेसलिंग कैंप नहीं है, जेक शिल्ड्स पर्सनली ट्रेन करता है लोगों को। तातियाना सोरेज और उसका बॉयफ्रेंड पैची मिक्स दोनों के दोनों जेक शिल्ड्स स्कूल ऑफ रेसलिंग से निकलते हैं। और मैं आपको बता दूं, पूरे अमेरिका में अगर दागिस्तानी फाइटर्स को कोई चैलेंज कर सकता ना, तो वो जेक शिल्ड्स के लौंडे हैं रेसलिंग में, कम से कम। चलिए इस फाइट के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, सही कहूँ तो मैं ना, ये बहुत ही बैड स्टाइल मैचअप है वेली के लिए। फाइटर्स डजंट मेक फाइट, स्टाइल्स मेक फाइट। और ये जो स्टाइल मैचअप है ना, वेली के लिए नाइटमेयर स्टाइल मैचअप है, जिसमें उसके हारने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। और एक बात मैं आपको बताऊं, वेली जो है ना बहुत शानदार फाइटर है। अगर वेली आज से, अगर मैं उसकी उम्र कम कर दूं 4 साल, तो टू बी ऑनेस्ट मेरा मानना है कि वेली ये फाइट जीतने वाली है। बट वैसा जादू अपने हाथ में है नहीं। वेली को उसी उम्र में फाइट करना पड़ेगा जिस उम्र में वो है, और यही दिक्कत का सबब है। जहाँ तक स्ट्राइकिंग की बात है, स्ट्राइकिंग में कोई कॉन्टेस्ट है ही नहीं। वेली इज मच 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 बेटर स्ट्राइकर। अगर फाइट ग्राउंड पे नहीं जाएगी ना, तो गेम सेट और मैच है, वेली ये फाइट जीतने वाली है। उसे जीतने से कोई नहीं रोक सकता। बट वही वाली बात है अगर, और यही अगर हमको लेके चलता है रेसलिंग की तरफ। और जब हम रेसलिंग की दुनिया में जाते हैं तो तातियाना सोरेज हमें डोमिनेटिंग नज़र आती है, जो कि सच भी है। देखिए, वेली के बारे में मैं इतना तो कह सकता हूँ कि पहले राउंड में वो जितने भी रेसलिंग अटैक हैं उनको डिफेंड कर लेगी। बट पहला राउंड एंड होते ही होते उसकी जो पावर है ना, वो आपको फेड होती हुई नज़र आएगी। और अगर कंसिस्टेंटली टेक डाउन करने की कोशिश करेगी तातियाना, तो वेली के पास इस फाइट को जीतने का सीरियसली कोई चांस नहीं है। वेली के लिए ये फाइट जीतने का केवल और केवल एक चांस है कि वो फाइट को रेसलिंग में जाने ही ना दे। देखिए, रेसलिंग में मेरा बहुत सिंपल तरीके से मानना है कि अगर वेली और तातियाना 100 बार फाइट करेंगी तो 95 बार रेसलिंग में तातियाना जीतेगी, वेली हारेगी। इसलिए अगर वेली को ये फाइट जीतना है तो उसे कैसी भी करके फाइट को स्ट्राइकिंग में ही रखना होगा।
जो बात मैं कह रहा हूँ, जो बात आप समझ रहे हैं, वो बात वेली के कैंप को भी पता है, तो वो कोशिश करेंगे। उन्होंने कोशिश की होगी पिछले 2 महीने में, 2.5 महीने में इस कैंप में, कि वो कैसे बेहतर करे वेली का टेक डाउन डिफेंस। टू बी ऑनेस्ट, वेली का टेक डाउन डिफेंस एक्चुअली बहुत अच्छा है, पर तातियाना का लेवल डिफरेंट है। ये बहुत अच्छी फाइट हो सकती है मेरे दोस्तों, क्योंकि एक तरफ तातियाना है जो बहुत डोमिनेट है ग्राउंड में, बट दूसरी तरफ वेली है जो चैंपियन ऐसे ही नहीं बन गई। वो आपको और मेरे को कभी भी गलत साबित कर सकती है, तो हमें देखना होगा कि क्या वो हमें गलत साबित करेगी। जहाँ तक प्रिडिक्शन की बात है ना, आई वॉन्ट बोथ ऑफ देम टू विन, आई वॉन्ट ड्रॉ। दिल तो मेरा ये कहता है, दिमाग कहता है कि नहीं यार, तातियाना जो है ना, उसके चांसेस ज़्यादा हैं। पैसे अगर होते तो थोड़े बहुत ही सही वेली पे लगा दिए जाते। चलिए अब बात कर लेते हैं मेन इवेंट की। मेन इवेंट के बाद भी रुक जाना, यानी कि मेन इवेंट के एनालिसिस के बाद भी रुक जाना, बहुत इंपॉर्टेंट बात करनी है आप लोगों से। मेन इवेंट है ड्रिकस डुप्लेसिस वर्सेस शॉन स्ट्रिकलैंड। पहले बात कर लेते हैं ड्रिकस डुप्लेसिस की। यार ड्रिकस डुप्लेसिस की अगर फाइटिंग स्टाइल को देखोगे ना, तो आपको टिपिकल चैंपियन का फाइटिंग स्टाइल नज़र नहीं आएगा। लॉन्डे के पास वो स्किल हो चाहे ना हो जो चैंपियन में होते हैं नहीं होते हैं, बट उसके पास चैंपियनशिप वाला हार्ट है यार। और उसकी जो स्किल्स है ना, वो भी वैसे नहीं है जैसे लोग समझते हैं। मैं आपको ना आगे चल के समझाऊंगा कि लोग क्या समझते हैं और असलियत क्या है। टू बी ऑनेस्ट, एक अगर आप मुझसे पूछे ना आज कि हमजा चिमाएव को इस पूरे डिवीजन में कौन सा फाइटर हरा सकता है, तो मैं बोलूँगा कि हमजा चिमाएव को सिर्फ और सिर्फ एक ही फाइटर हरा सकता है, उसका नाम है ड्रिकस डुप्लेसिस। मेरे को नहीं लगता कि कोई और हरा सकता है। दूसरी तरफ शॉन स्ट्रिकलैंड है। एक समय था व्हेन आई रियली लाइक दिस पीस ऑफ शिट, आई डोंट लाइक हिम एनी मोर, बट हम अपने पर्सनल इमोशंस को एनालिसिस के बीच में नहीं आने दे सकते। ईमानदारी से कहूँ तो मेरा मानना है कि ये आदमी अनलकी रहा है। इसको ऐसी कई फाइट हारनी पड़ी जो ये जीत सकता था, क्योंकि इसका जो स्टाइल है ना, वो जजेस फ्रेंडली स्टाइल नहीं है। और वो जज फ्रेंडली स्टाइल ना होने की वजह से इसको 2-3 एक्स्ट्रा हार का सामना करना पड़ा, और जिसमें से लास्ट टाइटल फाइट वाली भी एक फ़ाइट है जिसमें मेरे को लगता है कि ये जीता है। तो एक काम करते हैं, लास्ट फाइट की बात कर लेते हैं पहले। मैंने लास्ट फाइट एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार देखी है। पहली बार देखा तो मुझे लगा शॉन स्ट्रिकलैंड जीता है। दूसरी बार देखा तो लगा कि शॉन स्ट्रिकलैंड जीता है। तीसरी बार देखा तो भी लगा कि शॉन स्ट्रिकलैंड जीता है। बट हार और जीत के बीच में मार्जिन बहुत छोटा सा था। जैसे कि मैंने पहले कहा कि शॉन स्ट्रिकलैंड का स्टाइल जज फ्रेंडली नहीं है, और इसी वजह से वो फाइट्स हारा। देखिए, जहाँ तक स्ट्राइकिंग की बात है, ये दोनों फाइटर एक्चुअली बहुत अच्छे स्ट्राइकर हैं, और दोनों की स्ट्रेंथ अलग अलग है। जहाँ तक शॉन स्ट्रिकलैंड की बात है, शॉन स्ट्रिकलैंड मेरे हिसाब से यूएफसी में आए आज तक सारे फाइटर्स में वन ऑफ द बेस्ट डिफेंसिव फाइटर है। उसका फाइटिंग स्टाइल इतना बेहतरीन तरीके से डिज़ाइंड है कि शॉन स्ट्रिकलैंड को लीस्ट बिट ऑफ डैमेज होता है। तो एक प्रकार से देखा जाए तो ये बहुत शानदार स्टाइल है, बट स्टाइल के ना बहुत सारे डिफेंसिव होने की वजह से ये जज फ्रेंडली स्टाइल नहीं है। शॉन में एक और पावर है, शॉन जो है कंसिस्टेंट प्रेशर जो है वो मेंटेन करके रख सकता है, जिसमें सामने वाले के सोचने समझने की शक्ति चली जाए। ठीक है ना, आप जब सांस लेने का मौका मिलता है ना, तभी आप सोच के नई चीज़ें कर सकता है। बट अगर आपको सांस लेने का मौका ही ना दे शॉन जैसा फाइटर, तो आप भी दिक्कत में आ जाएंगे। और शॉन ऐसा ही करता है। शॉन उन फाइटर्स में से एक है जिसने अपने कार्डियो को वेपनाइज कैसे किया जाता है ये सीख लिया है। मेरे हिसाब से शॉन स्ट्रिकलैंड जो है सेम स्पेस के साथ 7 राउंड तक जा सकता है। ये फाइटर लगता नहीं है, बट ये फाइटर है स्पेशल। एज ए इंसान आई डोंट लाइक हिम, पर हम दुनिया में किसी भी चीज़ का एनालिसिस कर ही नहीं पाएंगे अगर हम अपने पर्सनल बायसेस, भले ही वो किसी भी चीज़ के बेस पे हो, अगर उनको दूर नहीं रख सकते हैं। तो मेरा मानना है कि शॉन स्ट्रिकलैंड इज़ अ वेरी गुड फाइटर, वेरी स्पेशल फाइटर। अब स्ट्राइकिंग में ही डुप्लेसिस की बात कर लेते हैं। डुप्लेसिस के बारे में सबके सब कहेंगे कि ये टेक्निकली बहुत अच्छा फाइटर नहीं है। मैं ऐसा नहीं कहूँगा। मेरा मानना है कि डुप्लेसिस का अपना एक टेक्निक है, वो अनऑर्थोडॉक्स फाइटर है। मैं आपको कैसे समझाऊँ? देखिए, हम क्रिकेट देखते हैं। मैंने क्रिकेट देखना छोड़ दिया है लगभग 11 साल से, तो मेरे जितने भी एग्जाम्पल होंगे ना, उसके पहले के होंगे, तो थोड़ा सा समझने की कोशिश करिए। एक होता है टेक्निकली गलत क्रिकेटर या बैट्समैन, और दूसरा होता है अनऑर्थोडॉक्स बैट्समैन। दोनों अलग अलग है। अगर बैट्समैन अनऑर्थोडॉक्स है तो वो टेक्निकली गलत नहीं है, बस उसका स्टाइल अनऑर्थोडॉक्स है। मैं आपको इसके 2 एग्जाम्पल देता हूँ। जैसे कि ये माना जाता है कि जब भी आप बैट आगे बढ़ाते हैं तो साथ में आपको पैड भी आगे बढ़ाना चाहिए, यानी कि पैर भी आगे बढ़ाना चाहिए। बट सहवाग ऐसा ऐसा एक क्रिकेटर था, ऐसा बैट्समैन था जो शानदार बैट्समैन था, और फुटवर्क के नाम पे उसके पास कुछ भी नहीं था। तो क्या वो टेक्निकली बुरा फाइटर हो गया? नहीं दोस्त, टेक्निकली बुरे फाइटर 8,000 रन नहीं बनाते। आई मीन टेक्निकली बुरे बैट्समैन 8,000 रन नहीं बनाते। ठीक वैसे ही
ये टेक्निकली गलत माना जाता है कि आप क्रॉस बैट खेलें, पर धोनी ने अपना पूरा कैरियर शुरुआत के 5-6 साल जो है वो क्रॉस बैट भी बनाए। तो इसका मतलब ये नहीं था कि टेक्निकली खराब था धोनी, बस ये था कि वो अनऑर्थोडॉक्स था। तो आप ये मान सकते हैं कि 2011 के पहले का धोनी जिस टाइप से अनऑर्थोडॉक्स था, वैसे ही डुप्लेसी जो है एक अनऑर्थोडॉक्स स्ट्राइकर है। इसको परफेक्ट तरीके से अगर किसी ने सम अप किया है ना, तो वो इजराइल अदेसानिया ने किया है। जब वो रॉबर्ट विटेकर से बात कर रहा था, रॉबर्ट विटेकर से बात करते हुए कहता है कि डीडीपी इज द बेस्ट शिट फाइटर इन द वर्ल्ड, एंड आई एग्री विद दैट 100%। इसके अलावा टीडीपी में पावर भी है जो शॉन स्ट्रिकलैंड के पास नहीं है। इन दी एंड मैं यही कहूंगा कि अगर सब कुछ को मिला भी लिया जाए ना, तो स्ट्राइकिंग में एक हल्की सी एज तो है शॉन स्ट्रिकलैंड के पास अभी भी। ठीक है, अब जहां तक रेसलिंग की बात है, तो वहां रेसलिंग में भी दोनों की अलग अलग स्ट्रेंथ है। इस बात पर कोई शक और दोहराई की बात नहीं है। जैसा मेरा बाप हमेशा कहता है कि शक और दोहराई की बात नहीं है, इस बात पे कोई शक और दोहराई की बात नहीं है। शॉन स्ट्रिकलैंड का टेक डाउन डिफेंस बहुत अच्छा है, अच्छा नहीं बहुत अच्छा है। और अगर वो ग्राउंड पे टेक डाउन हो भी जाता है, तो शॉन स्ट्रिकलैंड हैज़ एबिलिटी टू गेट अप। शॉन स्ट्रिकलैंड में ये भी एबिलिटी है कि वो जो है वो डैमेज को मिनिमाइज कर देता है ग्राउंड में अगर होता भी है तो। वहीं दूसरी तरफ यार डीडीपी बहुत अच्छा खासा डैमेज कर सकता है अगर आपको ग्राउंड में लेके जाए तो। अगर डीडीपी, जैसे कि मेरा मानना है कि पहली फाइट शॉन स्ट्रिकलैंड जीता था, और अगर डीडीपी को रिजल्ट अगर चेंज करना है तो उसे रेसलिंग पे ज़्यादा ध्यान देना होगा। अगर वो रेसलिंग पे ज़्यादा ध्यान देता है ना, तो आप ये मान के चलिए कि एट द एंड ऑफ द डे डीडीपी इज़ गोइंग टू विन दिस फाइट। हाँ, अगर वो स्टैंड अप में स्ट्राइकिंग ही करना प्रेफर करता है शॉन स्ट्रिकलैंड के साथ, तो समझिए आप वो दिक्कत में है। टू बी ऑनेस्ट मेरा मानना है कि शॉन स्ट्रिकलैंड एक्चुअली बेहतर फाइटर है, बट हमने देखा है यार डीडीपी वो टाइप का फाइटर है जो राइज टू द ओकेजन वाली बात होती है ना, जिसमें कि जैसे जैसे इसके अपोनेंट का लेवल बढ़ते आता है ना, इस आदमी का भी लेवल बढ़ते आता है। इसलिए इसको अंडर एस्टिमेट करना सही गलत है, या फिर कहेंगे सही नहीं है, सही तो बोल रहा था मैं। बट मेरा अभी भी मानना है कि शॉन स्ट्रिकलैंड के जीतने के चांसेस ज़्यादा है। जहाँ तक प्रेडिक्शन वाली बात है, दिमाग दिल चाहता है कि डीडीपी जीते, दिमाग कहता है कि शॉन स्ट्रिकलैंड के जीतने के चांसेस ज़्यादा हैं। पैसा अगर होता और इस आदमी को मैं अभी भी पसंद करता, तो इस आदमी पे पैसे लगाए जाते जिसका नाम है शॉन स्ट्रिकलैंड। बट आई टोल्ड यू वांट डीडीपी टू विन। अब जो शॉन स्ट्रिकलैंड की बात चल ही रही है, तो पिछले वीडियो की बात कर लेते हैं जो मैंने शॉन स्ट्रिकलैंड पे बनाया था। अब आप में से जो लोग सिर्फ कॉम्बैट स्पोर्ट्स से चिपके रहना चाहते हैं वो यहाँ से जा सकते हैं, बट मेरी लाइफ जो है बहुत बड़ी है, जिसमें कॉम्बैट स्पोर्ट एक बहुत छोटा सा हिस्सा है। तो चलिए इसकी बात कर लेते हैं। ठीक वैसे ही जैसे पिछले वीडियो आप में से कुछ लोगों को अच्छा लगा था, कुछ लोगों को बुरा लगा था, इसमें भी वैसे ही होने वाला है। सबसे पहले मैं उन लोगों की बात कर लेता हूँ जिन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट दिया कल। दोस्त, मेरे को आपका सपोर्ट चाहिए है, बट तभी चाहिए है जब आपका सपोर्ट किसी सिद्धांत पे आधारित है, किसी प्रिंसिपल पे आधारित है। मैं आपको समझाता हूँ कैसे, किस प्रिंसिपल पर मैं समर्थन करता हूँ फिलिस्तीन का। देखिए, मैं एक अच्छा इंसान नहीं हूँ, इसीलिए अगर ऐसे जगीरा कहता है ना कि हमसे लड़ने की हिम्मत तो कर लोगे, कमीनापन कहाँ से लाओगे। तो दोस्त, सब में से तुम में से कोई लड़ने की कोशिश भी करेगा ना, तो मेरी जितना कमीना तुम हो नहीं, मेरी जितना नॉलेज तुम में है नहीं। फिर भी मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि मेरा लॉजिक क्या है इन सब के पीछे। और अगर आप मेरे को सपोर्ट करते हैं, तो मेरे को आपका सपोर्ट तभी चाहिए है जब आप इस प्रिंसिपल को फॉलो करते हो। और वो प्रिंसिपल बहुत सिंपल सा है, कमज़ोर जुल्म की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। अगर मैं कश्मीर के अंदर खड़ा होऊंगा ना, तो मैं कश्मीरी पंडित के साथ खड़ा होऊंगा। अगर मैं अमेरिका में खड़ा होऊंगा ना, तो वहाँ की माइनॉरिटीज़ के साथ खड़ा होऊंगा, काले लोगों के साथ खड़ा होऊंगा। अगर मैं सर्बिया में होऊंगा तो मैं बॉस्नियन मुस्लिम्स के साथ खड़ा होऊंगा। और अगर मैं बॉस्निया में होऊंगा तो मैं सर्बियन क्रिश्चियन के साथ खड़ा होऊंगा। अगर मैं बांग्लादेश में हूँ तो मैं वहाँ के हिंदुओं के अधिकारों के लिए लड़ूंगा। अगर मैं पाकिस्तान में हूँ तो मैं वहाँ के प्रोसिक्यूटेड हिंदूज़ के साथ खड़ा होऊंगा। श्रीलंका में मैं सिंहली के साथ नहीं हूँ, तमिल भाइयों के साथ खड़ा होऊंगा। क्योंकि मैं चुन चुन के अपने प्रिंसिपल अप्लाई नहीं करता हूँ, मेरा प्रिंसिपल सिंपल है, मैं हमेशा सही और कमज़ोर के साथ खड़ा होऊंगा। और अगर आप भी हैं ऐसे ही जो मैं सोच रहा हूँ, तो आप मेरे साथ खड़े रहिए, नहीं तो मेरे को आपका सपोर्ट घंटा नहीं चाहिए। वैसे तो मेरे को किसी का सपोर्ट नहीं चाहिए। जैसे जैसे कि किसी ने कहा कि ब्राइस मिचेल जो है बहुत अच्छा है, वो ये और वो, क्योंकि ब्राइस मिचेल जूस लोगों के खिलाफ घटिया बातें कर रहा था, राइट। देखिए, मेरा प्रिंसिपल तो ये भी कहता है ना कि मैं जूस लोगों के साथ खड़ा हूँ जर्मनी में, इसराइल में नहीं, बट जर्मनी में उनके साथ खड़ा हूँ जहाँ पे उनके खिलाफ अत्याचार हो रहे थे। सिर्फ आपके दुश्मन को कोई और दुश्मन समझने लगे तो आपकी और मेरी दोस्ती हो जाए। दोस्त, मैं इतना बड़ा चूतिया नहीं हूँ, इसीलिए मैं फिलिस्तीनी लोगों के तो साथ हूँ, बट ये मत बोल देना कि ब्राइस मिचेल के साथ हूँ। ब्राइस मिचेल जैसे लोगों के सर पे मूतू भी ना मैं। ठीक, अब उनकी बात कर लेते हैं भैया जो मेरे को सपोर्ट नहीं करते। देखिए, आप में से कुछ लोग, सबसे पहले मैं उनकी बात करता हूँ जिन्होंने एक्चुअली बहुत अच्छे आर्गूमेंट दिए। बट अगर आपके आर्गूमेंट में प्रॉब्लम क्या थी, आपके आर्गूमेंट एक्चुअली नॉलेज से आते थे, बट पूरा नॉलेज नहीं था।
इसीलिए मैं आप सबसे पहले भी मैंने रिक्वेस्ट की थी, मेरा ईमेल जो है अबाउट पेज पे है, आप ईमेल करिए, हम बात करते हैं। आप मुझे कन्विंस करने की कोशिश कीजिए, मैं आपको कन्विंस करने की कोशिश करता हूँ। आप भी रिकॉर्ड करिए डायलॉग और दुनिया में कहीं भी सोशल मीडिया में डालिए, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। मैं भी रिकॉर्ड करता हूँ और फिर मैं इस चैनल में डाल दूंगा या किसी और चैनल में डाल दूंगा, अगर आप इजाज़त देंगे तो। मैं इस मुद्दे पे लगभग लगभग 10 से 15 घंटे तक लगातार बोल सकता हूँ दोस्त, बट सुनने वाला कोई नहीं है, इसलिए मैं नहीं बोल रहा हूँ। मैं आपको 1884 में लेके जा सकता हूँ, जहाँ से ये सारी बकचोदियाँ चालू हुई। एक काम करिए, मैं उससे भी पहले 2000 साल पहले लेके जा सकता हूँ आपको, जहाँ से एक्चुअली स्टार्टिंग हुआ इन सब का। फिर मैं ऑटोमन साम्राज्य में आ सकता हूँ। फिर मैं चाह सकता हूँ कि ब्रिटिश ने क्या कमीनापन किया। फिर मैं जा सकता हूँ कि फ्रेंच ने क्या कमीनापन किया। फिर रशियन, सोवियत रूस ने क्या किया इस इलाके में, और अमेरिका का क्या हाथ था। मैं सब चीज़ों के बारे में बात कर सकता हूँ। और जब ये पूरी कहानी आप समझेंगे ना, तो आप, क्योंकि नॉलेजेबल हैं, आप मेरे साथ खड़े होंगे। अब उन पे आ जाते हैं भाई साहब, जिनके आर्गुमेंट का कोई सर पैर ही नहीं था। और हाँ, तुम में से जिसने कहा ना कि मैं असली हिंदू नहीं हूँ, सनातन धर्मी नहीं हूँ, दोस्त एक काम कर लो, ईमेल है मेरा, वहाँ पर फ़ोन नंबर, बात करते हैं अपन दोनों और डिबेट करते हैं किसको सनातन धर्म के बारे में कितना पता है। शास्त्रियों के परिवार से हूँ, 3 शास्त्रों से शास्त्रार्थ कर सकता हूँ तुम लोगों से मैं। और मेरा नॉलेज व्हाट्सएप से नहीं आता है, किताबों से आता है। हज़ारों पन्ने की किताबें पढ़ता हूँ मैं, उसके बाद शास्त्रार्थ कर सकता हूँ तुम लोगों से और तुमको हरा सकता हूँ। जिस सनातन धर्म की तुम बात करते हो ना, तुम्हारा नॉलेज व्हाट्सएप से आता है और किसी एक धर्म के खिलाफ तुमको इतना भड़काया गया है कि तुमको लगता है कि उस धर्म के खिलाफ बात करना ही सनातन धर्म है। पिछले 26 सालों से उपवास रह रहा हूँ, आज शनिवार का दिन है, झूठ नहीं बोल रहा। हिम्मत है तो कॉल करो, डिबेट करते हैं, देखते हैं किसको कितना पता है हिंदू धर्म के बारे में, है ना। तो ये सो ना, ये बकचोदियाँ मत मत करने की, मेरे से बड़े हिंदू तो तुम हो नहीं। किसी ने कहा कि तुम इंडियन नहीं हो, दोस्त इंडियन हूँ, इसीलिए खड़ा हूँ कमज़ोर के साथ। एक कमज़ोर का दर्द वही देश समझ सकता है जो कभी किसी और ने उस पर अत्याचार किया हो। इसलिए मेरा देश आज से नहीं, आज़ादी के पहले से खड़ा हुआ है फिलिस्तीन के साथ। और क्योंकि ये प्रिंसिपल स्टान है, तो फिलिस्तीनी मेरे साथ खड़े होना हो, मुझको कट्टा फर्क नहीं पड़ता। पर अगर उनके ऊपर कोई गलत हो रहा है तो मैं उनके साथ खड़ा होऊंगा। ये प्रिंसिपल स्टांस है। ये कोई लेन देन वाली बात नहीं है कि तुम हमारे साथ नहीं खड़े हो तो हम तुम्हारे साथ नहीं खड़े होंगे। हम तो टुच्चे हैं, तुम भी टुच्चे हो। तुमसे बड़ा हिंदू हूँ और तुमसे बड़ा इंडियन हूँ। और हाँ, ये जो है ना गीदड़ बाप किया, ये बकचोदियाँ मेरे सामने मत करना, ठीक है ना। अगर मैं डरने वाला होता ना, तो आज फिलिस्तीन के पक्ष में खड़ा नहीं होता। ऑलरेडी मैंने कल ही कहा था, ऑलरेडी एक कम्युनिटी स्ट्राइक आ गई है मेरे चैनल में। नुकसान तो मैंने ऑलरेडी सह लिया ना इस बात पे। पर कम से कम आज से 25 साल बाद जब सब कोई कह रहे होंगे कि जेनोसाइड में तुम कहाँ खड़े थे, तो मैं कहूँगा कि दोस्त, मैं कमज़ोर के साथ खड़ा था। आप क्या कहेंगे? वो कमज़ोर मेरे देश का नहीं था, मेरे धर्म का नहीं था, और हर बात पे मेरा समर्थन नहीं करता था, पर मैं उसके साथ खड़ा था। इसलिए मैं उन लोगों को भी पसंद नहीं करता जो सिर्फ फ़िलिस्तीन के मुद्दे पे फ़िलिस्तीनियों के साथ हैं, पर अपने ही देश में हिंदू माइनॉरिटीज़ पे अत्याचार करते हैं। दोस्त, मेरे लिए तुम भी उतने टुच्चे हो, क्योंकि तुम्हारा समर्थन फ़िलिस्तीन के लिए सिद्धांत पे आधारित, प्रिंसिपल पे आधारित समर्थन नहीं है। और एंड में ना, मैं एक आखिरी कोशिश करता हूँ तुम लोगों को समझाने की। मान लो कि तुम एक जगह पर रह रहे हो, सैकड़ों साल से तुम्हारे पूर्वज रह रहे हैं, वो तुम्हारा घर है। और हिंदू इस बात को ज़्यादा अच्छे से समझ पाएंगे, क्योंकि हम धरती मैया को मानते हैं। धरती हमारे लिए माँ है कि नहीं, जो हमें रहने के लिए जगह भी देती है और खाने के लिए खाना भी। हम एक घर में रह रहे हैं, हमारे पूर्वजों ने वो घर बनाया है, सैकड़ों साल से हम उस पर रह रहे हैं। कल को एक गोरा आए और उस घर पे कब्जा कर ले, तो मैं आपसे पूछता हूँ कि आप क्या करेंगे? चुपचाप उस कब्जे को सहन कर लेंगे, या फिर उस कब्जे को हटाने के लिए लड़ेंगे और मरेंगे? अगर आप मेरी तरह लड़ने मरने को तैयार हैं अपने घर से किसी और का कब्जा हटाने के लिए, तो आप फिलिस्तीनियों के दर्द को समझ पाएंगे। और अगर किसी और ने आपके घर पे कब्जा कर लिया और एक कायरों की तरह आप निकल लेंगे, तो दोस्त, आपसे ना मेरे को दोस्ती रखनी है, ना आपसे दुश्मनी रखनी है। इसके आगे आपकी मर्जी है। और हाँ, मुझे ये मत बोलना कि कॉम्बैट स्पोर्ट की बात करो, ये बात ना करो। बोझ रही कि मैं जिसको मन करेगा ना मेरा, वो बात करूंगा मैं। मैंने अपने बाप की नहीं सुनी। अदालत ने एक बार मेरे खिलाफ डिसीजन दिया, तो मैं हाई कोर्ट तक पहुंच गया हूँ उसके खिलाफ। तो तुम कौन होते हो यार मेरे साथ बोलने वाले कि ऐसा करो वैसा करो? इस चैनल से मेरे को कुछ मिलता नहीं है। हाँ, कुछ अच्छे इंसानों से मेरी दोस्ती हुई है इस चैनल की वजह से, जिसके लिए मैं हमेशा एहसानमंद रहूँगा। बट मैं आपकी ओपिनियन की इज्जत तभी करूँगा जब आपका ओपिनियन किसी नॉलेज से आएगा ना। ओपिनियंस आर लाइक एसहोल्स, एवरीबॉडी हैज़ इट, बट उसी आदमी का ओपिनियन मैटर करता है जिसके पास नॉलेज है। ठीक है, आज के समाचार समाप्त हुए। अपना ख्याल रखें, अपना को ख्याल रखें। ये था इंडियन फाइट जंकी, लड़ेंगे जीतेंगे।